cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं नीलिमा डालमिया आधार। नॉवलिस्ट हैं, ऑथर हैं और डालमिया ख़ानदान से आती हैं। सारी बातें आपसे बाद में होंगी। नीलिमा, पहले तो ये बताइए, आपने इस पार्क का इंतखाब क्यों किया, क्यों चुना? परवेज़ भाई, आज बहुत खूबसूरत सा सनी डे है जो कि रेयरिटी है लंदन में। रीजेंट्स पार्क मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे प्रिमरोज़ हिल पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है उससे, और यहाँ सुकून ज़्यादा है। वहाँ आज बहुत से लोग हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे ये तो समर इतना खूबसूरत इंग्लिश समर रेयरिटी इन दिस सिटी ऑफ लंदन। नीलिमा डालमिया आधार की 3 किताबें बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। एक एक करके उनकी तरफ आते हैं। पहली किताब डियरेस्ट फादर डियरेस्ट मेरे फादर की बायोग्राफी है। फादर डियरेस्ट लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर.के. डालमिया। वो 2002 में छपी थी, एक्चुअली 2003 में छपी थी। और उसके बाद 2007 में मर्चेंट्स ऑफ डेथ, वो फिक्शन है, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स विच आई गैदर्ड ड्यूरिंग रिसर्च फॉर माय फादर। और तीसरी किताब अभी कुछ ही दिन पहले आई है, 1 साल पहले आई है शायद। तीसरी किताब 2016 में द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा छपी थी। उसका लॉन्च न्यूयॉर्क में लिट फेस्ट में हुआ था। जी। तो क्या जिक्र पहली किताब से करें? फादर डियरेस्ट, फादर डियरेस्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर.के. डालमिया। अक्सर इंट्रोडक्शन में कभी कभी आपके ये कह दिया जाता है, जो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन एक आसान हो जाती है बात, कि आर.के. डालमिया वही जो हिंदुस्तान के इतने बड़े टाइकून, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद में तो एकदम से मशहूर रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक रहे। इसके अलावा आज जो भी आर.के. डालमिया के नाम से फैमिलीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, वो सब उन्हीं के नाम से हैं। एक ऐसे घर में पलना बढ़ना, वो अनुभव है आपका इस किताब में? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिटेल में। मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरे फादर की जो फाइनेंशियल ज़िंदगी है उसके बारे में तो बहुत लोगों को मालूम है। सबको मालूम है उनकी वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी कैसी थी। वो कैसे बिल्कुल जैसे सड़क पे से उठ के और हिंदुस्तान के एक तरह से इंडस्ट्रियल बादशाह बने। लेकिन मेरे फादर की एक दूसरी लाइफ थी जो कि बहुत कम लोगों को मालूम थी, या अगर मालूम भी थी तो उसके बारे में किसी को ठीक से कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या है और क्या थी, जो कि मैंने अपने फादर के साथ देखी और भोगी, एक तरह से मैं कहूँगी। ये वो लाइफ भी थी जिसको कह सकते हैं कि 6 पत्नियां आपके फादर की, 6 बीवियां, 18 बच्चे, यानी आपके भाई बहन आपको मिला के 18। जी हाँ। ऐसी फैमिली में आप पली बढ़ी, और वो भी भारत जैसी जगह पे। बहुत शोर शराबा था। तो मैं बहुत प्राउडली ये कहती हूँ कि मैं अपने फादर की 6th वाइफ की 4थी संतान हूँ। और हम लोगों का जीवन साधारण तो था नहीं किसी भी मायने में। आप सोच सकते हैं कि मैं अपने पूरे, अगर इमेजिनेशन को भी स्ट्रेच कर लूँ, तो मैं अपने भाई बहनों को छोड़ के किसी और इंसान से नहीं मिली हूँ आज तक जिसकी ऐसी कलरफुल लाइफ रही होगी। और अगर मैं कहूँ कि वी हैड अ ऑड, एक्स्ट्रॉर्डिनरीली ऑड लाइफ, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि 6 पत्नियों को और 18 बच्चों को संभालना किसी के बस की बात नहीं है। और ये लोग, आप रहते थे 3 सिकंदरा रोड पर? सब हम लोग नहीं, मेरी स्टेप मदर, सब के अलग अलग मकान थे। अच्छा, आपकी जो मदर हैं, आपकी जो माँ हैं, उनका नाम है दिनेश नंदिनी डालमिया, और हिंदी की बहुत मशहूर लेखिका रही हैं, कवयित्री रही हैं, और उनको पद्म भूषण भी मिला था। पद्म भूषण उनको 2006 में मिला था, और 2006 में ही फिर उनकी मौत हो गई। वो परवेज़ भाई, उनकी 40 से ज़्यादा किताबें छपी हैं हिंदी लिटरेचर में। उनका जो कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल से कम ही लोगों का रहा होगा। निराश आशा, शबनम, ये उनकी किताबों में से 2 बड़े मशहूर तो बहुत गद्य काव्य का उन्होंने एक तरह से एक पायनियरिंग, पाथ ब्रेकिंग काइंड ऑफ लाइन चुनी थी उस वक्त। महादेवी वर्मा वगैरह के, मेरे ख्याल से मैं कहूँगी कि उन्हीं के कंटेम्प्रेरी भी रहीं, और उनको उन्होंने एम्यूलेट भी किया और उनसे अच्छा ही लिखा। मैं, हो सकता है मैं डॉटर हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, पर मेरी मदर की लेखन शक्ति बहुत गजब की थी।
बहुत मशहूर रहे हैं और काफ़ी काम किया उन्होंने। जैसे आपने खुद ही कहा कि 40 के आसपास उन्होंने किताबें लिखी, 40 से ज़्यादा ही लिखी, क्योंकि बाद में फिर वो उन्होंने उपन्यास भी लिखे। जो किताब है उसमें इन सब बातों का जिक्र भी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आप खासा ऑब्जेक्टिवली अपने पिताजी को देखती हैं, आर के डालमिया को। ये वो आर के डालमिया हैं जिन पे मुकदमे भी चले। जी हाँ। जो जेल की सलाखों के पीछे भी गए। आप कितनी बड़ी थी जब वो जेल गए? मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो मैं 14-15 साल की थी। तो वो कुछ ज़रा सा याद करेंगे जो आपने किताब में लिखा भी है कि एक बच्ची जो बड़ी हो रही है। देखिए, मेरे फादर की, हम लोगों का बचपन एक स्ट्रगल था। मेरी मदर का और मेरे फादर का इट वाज अ डिसफंक्शनल फैमिली, क्योंकि शुरू में तो बहुत साथ में, जैसे मेरी मदर की शादी के 7-8 साल तक तो वो बहुत करीब रहे, उसके बाद में उनमें डिफरेंसेस आ गए थे। और कुछ ये भी था कि उन दिनों में नेहरू जी के साथ इनका ये पूरा वॉर एक तरह से शुरू हो गया था। एक्चुअली वॉर तो शुरू हो गया था, ओपन वॉर तो एकदम इंडिपेंडेंस के बाद ही शुरू हो गया। वो शुरू हो गया था। फिर मुझे ये भी याद है अच्छी तरह से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी शक्ल से प्रॉब्लम थी आर के डालमिया को, और आर के डालमिया को बहुत सख्त उलझन होती थी जवाहरलाल नेहरू से। और फिर फिरोज़ गांधी ने कुछ तहकीक करके, इन्वेस्टिगेट करके कुछ पेपर्स पार्लियामेंट में पेश किए थे। वो 1951 की बात है। और उसके बाद से आपके जो वालिद साहब हैं, पिताजी हैं आर के डालमिया साहब, उनका बुरा दौर शुरू होता है। जी हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली फिरोज़ गांधी का और अपना फादर इन लॉ का एक उनका कॉन्फ्लिक्ट था, और नेहरू जी का और मेरे फादर का तो कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त उबाल पे था। तो फिरोज़ गांधी ने पार्लियामेंट में सवाल रेज़ किया था कि नेहरू इज़ कल्यूडिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी ओनर्स एंड द शिपिंग मैग्नेट्स एंड द 2 पीपल हु वर टारगेटेड, उसमें एक मेरे फादर थे और एक मुंदड़ा थे। तो दिस वाज एक्चुअली ये कि जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटा। नेहरू जी को वो चांस मिल गया, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑर्गेनाइज करी। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी एंड अ रिटायर्ड जज वाज मेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द इरेगुलरिटीज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ओनर्स एंड द। और ये वो ज़माना है इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके सामने कुछ इतिहास की ऐसी बातें हैं जो इनके पिताजी के सामने रचा गया है, और आप भी किसी हद तक चश्मदीद गवाह हैं कि किस तरह से आपके पिताजी। परवेज़ भाई, मेरे फादर की जो लाइफ है वो स्लाइस ऑफ इंडियन हिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरियंस ने, और जो उस वक्त के मैं कहूँगी पीपल हु मैटर्ड लाइक नेहरू जी और जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने उनका जो रोल था, उनका जो योगदान था इंडिपेंडेंस के लिए और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट, वो उन्होंने एक तरह से पहुँच डाला। उनको वो ड्यू दिया ही नहीं जो उनको देना चाहिए था। और मैंने अपनी किताब में, मेरा एंगस्ट तो है ही एज अ चाइल्ड हु वाज निगलेक्टेड एंड हु वाज अ प्रोडक्ट ऑफ अ ब्रोकन होम, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा एक ये था कि ये रीएस्टैब्लिश करना चाहिए कि आर के डालमिया वाज नॉट अ पुश ओवर। आर के डालमिया वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंट्री, वेरी सिग्निफिकेंट एंटिटी जिनको हिस्टोरियंस ने बिल्कुल भुला दिया। आपने लेकिन एक हिस्टोरियन की हैसियत से किसी हद तक उनको एजेंडा पे रखा है। जी हाँ। मैं कुछ बातें उनकी तरफ से ज़रूर कहना चाहूँगा जो लोग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि देखिए, आपने कहा कि नेहरू जी को शायद एक प्रॉब्लम चल रही थी फिरोज़ गांधी से, क्योंकि फिरोज़ गांधी कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसमें नेहरू जी के जो ताल्लुकात थे उन लोगों के साथ में जो इंश्योरेंस स्कैंडल में थे, इस तरफ आपने इशारा किया। दूसरी तरफ कोई उस रिजीम की सफाई में ये कहेगा कि देखिए, आपकी समस्या तो वहाँ से शुरू होती है कि इतने बड़े घर में आप मौजूद हैं, या जिसमें कि 6 पत्नियां हैं और 18 बच्चे हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल से नेहरू रिजीम पे नहीं डाली जा सकती। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं डाली। मैंने उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल अब नेहरू रिजीम पे नहीं डाली है, बट मैंने एज अ डॉटर, मैंने अपने आप को डॉटर की हैसियत से अलग करके बायोग्राफर की हैसियत से मैंने आर के डालमिया। अच्छा, ये बताइए कि
क्या इंसाफ नहीं किया? आपने अभी कहा कि इतिहासकारों ने उनके साथ में बहुत ज़्यादा इंसाफ नहीं किया। देखिए, हर जगह शामिल है कि भाई वो बिजनेस के इतने बड़े टाइकून थे। नहीं, लेकिन जो शामिल नहीं है और जो बहुत कम लोगों को मालूम वो क्या है? और जो मेरी किताब आने के बाद में बहुत से लोगों को मालूम हुआ कि एक तो मेरे फादर और कायदे आज़म जिन्ना बहुत करीबी दोस्त थे। देखिए, वो ज़माना है 1947 का, जिसमें भारत पाक विभाजन होता है, तकसीम मुल्क जिसको कहा जाता है, और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन जाते वक्त आपके फादर को, आर.के. डालमिया को, अपना मकान दिल्ली वाला पेश करके जाते हैं, 10 औरंगज़ेब रोड। उसी से आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि जिन्ना साहब कितने करीब थे मेरे फादर के। बहुत ज़्यादा। उन्होंने किसी से भी किसी को इस काबिल ही नहीं समझा। मैंने कि तो वो अपना मकान आपकी किताब में शायद कहीं किसी जगह जिक्र है, आप ही ने लिखा है कि अगर कोई, लोग ये भी कहते थे, अगर कोई पार्टीशन को यानी मुल्क के विभाजन को रोक सकता था तो वो आर.के. डालमिया थे। क्योंकि मेरे फादर जिन्ना से जब बात करते थे, ही वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो जिन्ना से एकदम खुल के किसी भी तरह की बात कर सकते थे। दोस्त थे आपस में, एक दूसरे को एक कैजुअल उनका एक इंटरेक्शन रहता था, रोज़ मिलते थे उनसे। उनसे जैसे गाली दे के भी बात कर सकते थे। उनको कहते थे यू आर अ सेल्फिश यू आर लाइक, यू वांट टू बी लाइक द कैलिफ ऑफ टर्की, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ उनको बातें कह देते थे वो। ये आर.के. डालमिया कहते थे उनसे। और जिन्ना साहब उनको कहते थे कि आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वो लोग आपको कुछ नहीं समझते, आपकी बात को कोई नहीं सुनने वाला है। मतलब ये कि जिन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मतलब ये कि हिंदुस्तान के लिए, गांधी जी इनकम। हाँ। तो मैं, हो सकता है मैं एक बहुत ग्रैंडियोस आइडिया से मैं अभी भी नहीं, मगर जब ये आपकी तरफ से एक जुमला आता है कि आर.के. डालमिया शायद मुल्क के पार्टीशन को रोक सकते थे, इससे इस बात का अंदाजा तो होता है कि आर.के. डालमिया कितने इम्पोर्टेंट थे। एक तो परवेज भाई, एक बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत सपोर्ट किया, धन से सपोर्ट किया। वो कौन सी, तो एक बिहार में एक दानापुर या कहीं से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, बहुत पैसा भी खर्च हुआ। वहाँ पे उस वक्त पर्चे छप गए ये कहने के लिए कि डालमिया इज़ अ मुस्लिम। उनको हरा दिया गया उस इलेक्शन में। खैर वो तो दैट इज़ ऑल हिस्ट्री कि उनको नहीं होना था। आई बिलीव एवरीथिंग इज़ डेस्टिनी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्योंकि उनका जिन्ना ही हैड जिन्नाज़ ईयर, उन्होंने कहा भी उस वक्त कि गिव मी वन चांस। और जिन्ना ने उस वक्त इनसे कहा कि जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं वो आपको कुछ नहीं देने वाले, दे आर नॉट इवन लॉयल टू यू। तो उस वक्त गांधी जी ने को मेरे फादर ने ये संदेशा भेजा था कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए। फिर वो बात नज़रअंदाज हो गई। उसके तो हफ्ते भर बाद तो पार्टीशन हो गया था। तो मैं ये नहीं कहती, ये मेरा अपना एक मानना है, एक ग्रैंडियोस एक आइडियलिज्म है कि हो सकता है कि मेरे फादर उस चीज़ को टाल सकते थे, क्योंकि वो गांधी जी का भी मतलब उनका एक डायरेक्ट लिंक था और जिन्ना तो उनकी बात सुनते ही थे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उनको एक चांस देना चाहिए था। मैं नीलिमा डालमिया से अगर एक सीधा सा सवाल करूं कि अपने पिताजी के हवाले से वो कौन सी 3 चीज़ें हैं बड़ी खूबसूरत जो आप याद रखती हैं? इसलिए कि आपकी किताब में खासी ऐसी बातें हैं जो लोगों को लगेगा कि एक बेटी अपने बाप के बारे में ऐसा कहती है, थोड़ी बुरी बातें हैं, सुनने में लगती हैं लोगों को, और ख़ास तौर पे जो बहुत परंपरावादी किस्म के लोग हैं वो तो एकदम से परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 3 खूबसूरत बातें, और फिर बाद में आते हैं दूसरे सवाल पे। सबसे पहली बात तो मेरे लिए सबसे खूबसूरत ये है कि मैं उनका अंश हूँ, और सब कहते हैं कि बिल्कुल रिजेम्बलेंस बहुत है, बहुत ज़बरदस्त। मैं फोटो देख रहा था ब्लैक एंड वाइट आपके। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम सच अ कॉपी ऑफ माय फादर इन मैनी वेज। दूसरी चीज़ बहुत खूबसूरत बात यह है कि मेरे फादर से एक चीज़ मैंने कूट कूट के मेरे अंदर भरी, वो है फियरलेसनेस, क्योंकि वो किसी से नहीं डरते थे। और जिस वक्त उनका बहुत मतलब एक समझिए कि केस एकदम बॉयल पे था, उनको लग रहा था कि अब कोई चारा नहीं है, जेल तो भेजेंगे ही, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला था, फियरलेस करके उन्होंने एक पैम्फलेट छापा था और सारे पार्लियामेंटेरियंस को उस वक्त उन्होंने वो भेजा था। तो वो हम सब बच्चों को मिला। एक छोटी सी 50 पन्ने की एक बुक थी, फियरलेसनेस। वो आज भी मेरी बेड साइड बाइबल है, वो मैं रखती हूँ अपने पास में। और तीसरी चीज़, एक सेकंड रुकिए, जो सबसे ज़्यादा है कि अपने सारे बच्चों में हम 11 बहनें हैं और मेरे फादर ने कभी भी अपने बेटों को हमसे ज़्यादा नहीं माना। ही ऑलवेज थॉट कि हमारी लक्ष्मियाँ हैं। उनके विल में भी उनका झुकाव अपनी लड़कियों की तरफ था, और उनका सारा एस्टेट जो पहले जो शांति प्रसाद जी जैन को दिया, वो तो उनकी सबसे लाडली बेटी थी, रमा जी।
और ये फिर कहीं इस तरह का विवाद है, डिस्प्यूट, अब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता कि दामाद उनके, जी हाँ, यानी रमा जी की जिनसे शादी हुई, फिर वो जब जेल गए तो शायद कुछ कर्जा लिया था 2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने हाँ, दामाद से, और ये जो बेनेट कोलमैन जो टाइम्स ऑफ इंडिया इतना बड़ा ग्रुप कहलाता है, और वो इस तरह से आपके फादर का नहीं रहा, वो उनके दामाद का हो गया। हाँ, ये सही है बात? बिल्कुल सही। ओके, ये तो हो गई 3 बातें जहां आपको तकलीफ होती है, नीलिमा का दिल छोटा सा हो जाता है कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहली बात तो नेचुरली मेरे को ये लगता है कि मेरी माँ के साथ जो उनका व्यवहार था, और मैं एक चीज़ अभी आपका उस पर अटेंशन ड्रॉ करूँगी कि जब मैं गांधी जी की कस्तूरबा की जब मैं किताब लिख रही थी, तो कितनी बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ की कहानी लिख रही हूँ, क्योंकि अगर एक वर्ड में कस्तूरबा की और मैं अपनी माँ की कहानी को अगर आप मुझसे कहें कि एक वर्ड में आप बताइए क्या है, मैं कहूँगी व्यथा। व्यथा, व्यथा, कष्ट। एक तो वो मुझे लगा कि 7-6 पत्नियाँ उनकी थी, बहुत उदार दिल के थे, इतने उदार कि डॉक्टर आया उनको देखने के लिए और उसको आधा घंटा लेट हो गया, तो बोले क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कैसे लेट हो गए? कि सेठ जी बस नहीं मिली, तो उन्होंने कहा इनको गाड़ी दे दो, गाड़ी की चाबी पकड़ा दी उनको। तो एक तरफ इतनी उदारता और दूसरी तरफ इतना छोटापना कि उन्होंने इतना कष्ट दिया हमारी अम्मा को। कुछ रहा होगा उनके मन में, मैं जानती नहीं, और बाद में लिखने के बाद में मैंने वो सब गांठें भी खोल दी, क्योंकि मुझे लगता है कि दे डिड नॉट नो बेटर। एक तो वो मेरे दिमाग में था कि अम्मा को क्या दुख दिया, किस तरह का छोड़ दिया, फिर उनको, फिर उनसे एसोसिएट नहीं किया, फिर उनका एक था कुछ कि जिस पत्नी से उनको उस वक्त में शी वॉज नॉट द फेवरेट, तो उनके बच्चों के साथ भी उनका अच्छा नहीं था, तो दिनों हो जाते थे, हम मिल ही नहीं पाते थे। यू कांट डू दैट, यू हैव अ वाइफ एंड यू हैव बहुत चिल्ड्रन। मुमकिन है कि जब वो आपकी माँ के साथ में थे तो और जो पत्नियां थी उनके हिस्से में डिस्क्रिमिनेशन आया। 100%। इसीलिए मैं अपनी किसी भी स्टेप मदर को मैं किसी तरह का दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने भी अपने सर्वाइवल के लिए वही किया। आज की औरत से आप पूछिए कि आपके हस्बैंड अगर 4 पत्नियाँ और आपके बाद में ले आए, उस वक्त तो खैर लॉ अलाउ करता था, वो शारदा एक्ट 1950 में बदला। अगर एक औरत के साथ में संबंध भी हो किसी और आदमी का, तो बिलबिला जाती हैं औरतें। ये तो पत्नियां थीं और उनके बच्चे थे, और फिर विभाजन हुआ, सारे एस्टेट का विभाजन हुआ, तो इट वाज एन इकोनॉमिक थिंग। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। नेचुरल है। आपने 3 बातों की तरफ इशारा किया था कि जिनसे कष्ट हुआ, पहली बात हुई, दूसरी ये मुझे लगा कि बच्चों के लिए आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। 18 बच्चे, 4 बहुत आपके बहुत अजीज़, बहुत फेवरेट, और बाकी उनका क्या दोष। और मुझे लगता था कि मैं फिर भी कहती हूँ कि हालांकि इसको आप उस सेंस में लीजिएगा जिसमें मैं कह रही हूँ, और मुझे इसका ये दुख नहीं है कि मुझे उनके एस्टेट में से कुछ नहीं मिला, पर सबको, मेरे 18 जो हम भाई बहन हैं उसमें से 17 को ये भ्रम है कि नीलिमा मेरे फादर की फेवरेट है। और अभी हाल ही में अपनी एक स्टेप सिस्टर जो कि जिनकी डेथ हो गई, उनके हस्बैंड से मिली, इन्हीं दिनों में मिली, मैं पहले उनसे कभी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा पर तुम तो पिताजी की फेवरेट थी। आज सिर्फ फिर पिताजी से पूछो कि अपनी विल में उन्होंने खाली मुझे क्यों बाहर छोड़ दिया। सिर्फ आपको बाहर छोड़ दिया? ये बात मुझे नहीं पता थी। सिर्फ मुझे, यानी कि तो नीलिमा को पिताजी ने 18 बच्चों में से विल से बाहर कर दिया। हाँ, इसलिए मैं नहीं कह रही कि मुझे चाहिए वो, क्योंकि आई एम डिटैच्ड विद दैट। तो तकलीफ होती है, तकलीफ 2 चीजों पे होती है। अगर बाप छोड़ के अचानक चला जाए और उसमें से कुछ बच्चों के साथ में रहे, तो ये होता है कि व्हाई मी, मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जो विल की तरफ आपने इशारा किया, तो जाहिर सी बात है उनकी शख्सियत ऐसी, काफ़ी कुछ मैंने भी सुन रखा है, पढ़ा। उनकी विल बड़ी विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल थी। यानी उस विल में तरह तरह की कंडीशंस हैं, बल्कि शायद ऐसा लगता है कि उसको डिबेट भी किया गया कि ये किसी सेहतमंद दिमाग वाले आदमी ने लिखी है या इसमें कुछ फर्जी बातें भी हैं। नहीं, सेहतमंद वो बहुत थे, अंत तक उनको पूरी अवेयरनेस थी, पूरी वाइटैलिटी थी उनकी। और हाँ, जो आप कह रहे हैं विल में, और मैं उसका कारण भी आपको बताती हूँ। काफ़ी मतलब ड्रामाई बातें हैं। एक सबसे जो प्रोमिनेंट हिस्सा उस विल का है उसमें, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि उनको धोखा हुआ लाइफ में, उनको धोखा हुआ अपने दामाद से। तो इन्होंने अपनी विल में ये कंडीशन रखी कि जो भी कुछ उनका एस्टेट तो सैकड़ों करोड़ का था, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो काफ़ी था, लेकिन कंपैरेटिवली इतना नहीं था। तो उन्होंने ये लिखा था कि विल में कि अगर मेरा कोई भी बच्चा
नॉन हिंदू से शादी करेगा, ये है उसमें एंड देन ही सेज नॉन हिंदू आई ऑल्सो मीन जैन, ही विल बी डिसइनहेरिटेड फ्रॉम माई विल। तो जैन का मैं जो समझती हूँ कि वो जो धोखा उनको अपने सन इन लॉ से हुआ, उसका जो चोट उनको पहुँची, वो अंत तक उससे संभले नहीं। उनका परसेप्शन कि उनको धोखा हुआ, और अगर जैन साहब से बात की जाए वो कहेंगे कि साहब सिचुएशन इसी तरह की थी, कोई धोखा नहीं होता। मैं उसमें जानना नहीं चाहता नहीं, मैं तो आप जाइए, क्योंकि मेरे परवेज़ भाई मेरे अंदर वो उदारता है कि मैं सोचती हूँ कि हर एक का अपना अपना एक नज़रिया है। कोई भी जो कुछ करता है वो कभी नहीं सोच के करता कि मैं गलत हूँ, हो सकता है वो सही रहे हो सकता है हमारा फैमिली एक लेजेंड है कि उन्होंने उसको गिरवी रखा और कहा कि जब हम छुटा सकेंगे हम ले लेंगे। जिन सर्कमस्टांसेस में उनको वो पैसे दिए गए, उन सर्कमस्टांसेस वो प्लेजेंट नहीं थे, क्योंकि मेरे फादर ने जब पार्टीशन किया तो उन्होंने ये कहा था कि उनके अंदर ये था कि हम फिर बना लेंगे। तो जब उनके भाई ने और उनके दामाद ने उनसे पार्टीशन मांगा, और ये तब मांगा जब नेहरू के खिलाफ ये रोज़ फ्रंट पेज टाइम्स ऑफ इंडिया पे ये स्टेटमेंट देते थे कि रेफ्यूजीज़ की जो प्लाइट ऑफ द रेफ्यूजीज़ इज़ नेहरू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन। और रेफ्यूजीज़ तो आपको मालूम है किस डेक्रेपेट कंडीशन में थे, बहुत ज़्यादा बड़ी बुरी हालत में लोग पूरा एक आंदोलन चलाया, लाखों की तादाद में और जाते थे रेफ्यूजी कैंप्स में, उनको पैसे से, मशीनों से, खाने से, कंबलों से, क्या क्या तो उन्होंने बांटा, और उनके पास शक्ति थी क्योंकि संपन्न थे। हर एक अखबार में इनका तो फ्रंट पेज आता ही था टाइम्स ऑफ इंडिया में, नेहरू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो जो उस वक्त का ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहा नेहरू जी का और इनका लेके, और जिसको लेके फाइनली फिर इनका ये डाउनफॉल हुआ, तो जब ये दोनों घबरा गए, शांति प्रसाद जैन भी और हमारे चाचा जयदयाल जी भी, तो उन्होंने हमारी माँ से कहा कि आप भाई जी को कहिए, पिताजी को कहिए कि पार्टीशन कर दें हमारा, क्योंकि हमारी माँ वॉज द फेवरेट वाइफ एट दैट टाइम। उन्होंने वो चिट्ठी उनको दे दी। तो इन हिज ग्रेट, जैसे कि उनकी एक वो थी, एक बड़े ग्रैंडियोस से, बड़े बहुत ही अजीब तरह का एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सनैलिटी उनकी थी, तो उन्होंने कहा कि करवा लो भाई, और उनको बोलो कि बेनेट कोलमैन और सवाई माधोपुर सीमेंट को छोड़ के जिसको जो चाहिए ले ले। तो वो उनके सबसे ज़्यादा प्रिय थे। एवरीबॉडी नोज़ कि वो बेनेट कोलमैन तो उनकी जान थी वो। फिर जब उनको पैसे रेज करने पड़े तो कोई पैसे देने को तैयार नहीं था, और शांति प्रसाद जी ने कहा कि आप दे दीजिए पिताजी, बेनेट कोलमैन और सवाई माधोपुर दे दीजिए, 3.25 करोड़ रुपया ले लीजिए। तो अगर बेचा भी तो सर्कमस्टांसेस बहुत ही पेनफुल थे, बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। एक बात बताइए, ये सब आपके भाई बहन, कजिन्स वगैरह वगैरह, एक पूरा ख़ानदान है, सौतेले भाई, सौतेली बहनें, सौतेली माएँ, इतने सारे लोग, अब ताल्लुकात किस हद तक रहते हैं आपके इनके साथ में? अच्छे नहीं है। अच्छे मेरे स्टेप ब्रदर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। एक जो मेरी बंगाली स्टेप मदर थी आशा, उनके बच्चों के साथ मेरा है, बाकी तो किसी के साथ कुछ नहीं। न चाचा वगैरह के साथ भी कोई ख़ास ऐसा नहीं है। एक दो, अब क्योंकि जब 3rd 4th जनरेशन आ जाता है, अब दिल्ली में रहते हैं, एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो प्रेजुडिस थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी शादियों में और हमारे सब वो सेलिब्रेशंस में और गमी में वो लोग आएँ और उनके में हम जाएं, ऐसा नहीं है। बहुत बिगड़ा हुआ रिश्ता है। मतलब वो एक जो ज़ख्म कभी लगा था दिल पे, अब वो आज भी किसी न किसी शक्ल में तकलीफ देता अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब मेरे फादर की डेथ हुई और मेरी मदर की डेथ हुई और मेरी एक और स्टेप मदर की डेथ हुई, तब मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने कहा कि हम लोग 18 इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो उन लोगों को लेके और जो हमारा आपस में एक एनमिटी थी, वो तो सब चले गए। हमने एक दूसरे का क्या किया? Why can't we all be friends? लेकिन वो किसी के उतरा नहीं गले, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान रहेगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र आपने कर दिया, मेरा दिल कर रहा है मैं जिन्ना पे जाऊँ वापस। जी हाँ। इसलिए कि ये जो आपका प्रोग्राम इंटरव्यू है, मैं आपको बताऊँ, बहुत एक बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में भी देखते हैं। जी हाँ। और तरह तरह से सिंडिकेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। खैर, तो ये जिना के हवाले से भारत में बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि जिना का नाम आए तो कुछ लोग जो हैं पागल हो जाते हैं गुस्से से। आपने अलीगढ़ का विवाद सुना होगा, जिसमें कि उनका पुराना 1938 का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, एक बीजेपी के एमपी ने उसको इशू बना दिया। मैं बहुत तकलीफ होती है मुझे ये देख के, इसलिए भी तकलीफ होती है, एक तो वैसे भी ये सब लेजेंडरी आइकॉनिक हिस्टोरिक फिगर्स हैं, इनके साथ क्यों छेड़छाड़ की जाए? अब उनकी लाइफ हो गई ख़त्म। अब जो पार्टीशन वाला जनरेशन था उसके आगे तो 4 पीढ़ी आ गई। अब क्यों हम उसमें पिछड़े हुए चले जा रहे हैं?
कहाँ से कहाँ, यानी इसी बात को एकदम से बहुत बड़ा इशू बन गया। पर इसका कारण ये है कि लोग जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड को कैपिटलाइज करते हैं। आपको मालूम है वोट किस पे मिलता है? जात पे मिलता है वोट। आज भी वही मौजूद है। सैडली एक तरफ हम इतने एडवांस्ड हैं इन एवरी अदर स्फीयर, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, हमारी IT टेक्नोलॉजी, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन जहाँ पर पिछड़ापना है वो तो वहीं का वहीं है। तो जिन्ना को लेके जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे फादर और जिन्ना देख रहे होंगे तो हंसते होंगे कि क्या हो रहा है इसमें हिंदुस्तान में। और जहाँ ये कहते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू जी उसमें बहुत हद तक जिम्मेदार थे। तीसरी बात आपने अभी खुद ही कही। और देखिए उस वक्त सर्कमस्टेंसेस ये थे कि ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जुड़े रहें, उनका खेल ही उस पे था। और जिन्ना क्योंकि वो भी उस टाइम पॉपुलर पॉलिटिक्स करने लगे थे। जिन्ना वॉज द मोस्ट एंटी मुस्लिम दैट यू नो। ना उन्होंने कभी रोज़े रखे, ना उन्होंने कभी पॉर्क से परहेज़ किया, ना उन्होंने कभी शराब से परहेज़ किया। वो तो ही वॉज लाइक एनी नॉर्मल पर्सन, मतलब फैनेटिक मुस्लिम्स में तो वो थे ही नहीं। फिर उनने जो ये हार्ड लाइन लिया उसकी भी वजह थी एक, उस वक्त का वो शायद तकाजा ही वो था वक्त का कि वो जिन्ना उस वक्त वो हार्ड लाइन लेते। 10 औरंगजेब रोड में आप लोग कभी रहे क्या? ये एक थोड़ा डिस्प्यूट रहता है। औरंगजेब रोड में कोई नहीं रहा, यानी डालमिया साहब भी नहीं रहे? नहीं, क्योंकि वो उन्होंने वो एंटी काउ, अब देखिए ये भी कितना आयरॉनिक है। गौ हत्या के खिलाफ जो उन्होंने एक संगठन बनाया था डालमिया साहब ने किया, वो मेरे फादर का शुरू किया, और वो ऑफिस उन्होंने वहाँ बना दिया था। तो जब वो हरा झंडा उतर रहा था तो वो एंटी काउ स्लॉटर का झंडा फहराया जा रहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे अगर कोई नजदीकी दोस्त हो सकते थे भारत में 47 के बाद में भी, वो इतने स्टॉन्च हिंदू, वो R.K. डालमिया। और वही R.K. डालमिया जिन्होंने गौ हत्या को लेके एक पूरा आंदोलन चलाया। यही नहीं बल्कि उन्होंने फिर खासे एक तरह से कहते हैं ना हिंदूवादी भी हो गए थे, जैसे कहते हैं ना हिंदुत्व खासा एकदम से आने लगा था उनमें बहुत ज़्यादा। और अपनी विल में तो उन्होंने कह दिया था कि खबरदार जो किसी ने भी गैर हिंदू से शादी की। एकदम वो भी ही वाज अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सन। एक जगह वो इतने उदार इन एवरी वे, पैसे से तो थे ही, लेकिन इवन रिलीजियस माइंडेड। अब मेरे सबसे बड़े भाई ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, भाग के शादी की उन्होंने। और अमीन सायानी, आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरह से बिना का गीतमाला जो किया करते थे, उनके बड़े भाई थे हमीद सायानी जी। तो उनकी बच्ची के साथ में, वो शायद 16-17 साल की थी, ध्रुव मेरे जो सेकंड मेरे एल्डेस्ट स्टेप ब्रदर, वो उनको लेके भाग गए। बॉम्बे में वो मॉडल थी और वो फोटोग्राफी या कुछ करते थे, तो बहुत एक स्कैंडल हुआ फैमिली में, सब कुछ हुआ। तो जब वो मेरे फादर को मिलाने लेके आए, मतलब आप सोचिए कि कितना एक भोलापना था उस वक्त मेरे फादर के माइंड में भी, कि उन्होंने उनको मिलाया आयशा को, और बहुत गोरी और बहुत सुंदर थी। तो उन्होंने उसको देखा और उनको गोरे रंग का बहुत था। तो उन्होंने कहा कि बिटिया पाउडर लगा के आई हो। बस उसको देखते ही, और वो पिघल गए, सब भूल गए कि ये मुसलमान है या ये कौन है या ये क्या है। तो उनका भी एक, ही वॉज अ वेरी स्टॉन्च हिंदू। बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने कि अमीन सयानी और उनके बड़े भाई, जी हाँ जी, हमीद सयानी साहब, जी हाँ, और ध्रुव का आपने जिक्र किया जी, जो आपके बड़े भाई। मैंने आपको खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल में बोलते हुए सुना। जी हाँ, बहुत अच्छा बोली थी आप, थैंक यू। और बहुत अच्छी तरह से आपने किस्से भी सुनाए थे बहुत सारे, जो जिस तरह से खुशवंत सिंह को जानती थी। उसमें आपने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया कि खुशवंत सिंह ने एक मजमून लिखा है जिसमें उन्होंने R.K. डालमिया को डिस्क्राइब किया है, और फिर आप और खुशवंत सिंह जब मिले अपनी किताब के सिलसिले में, तो वो आर्टिकल आपको याद आ गया। वो थोड़ा सा ज़रूर मुझे बताइए कि वो आर्टिकल किस तरफ इशारा करता है कि खुशवंत सिंह की नज़रों से R.K. डालमिया मालिश करवाते हुए। वो बहुत मजाक उड़ाते थे मेरे फादर का, क्योंकि ये कहते थे कि दी सेठ, मारवाड़ी सेठ हु हैव टू मच मनी एंड नो ब्रेन्स। हालांकि आई डिडंट एग्री विद हिम कि माय फादर हैड अ विजर्ड ब्रेन, मतलब उनके ब्रेन का तो कोई जोड़ ही नहीं है। आज के, ही वॉज टू अर्ली फॉर हिज टाइम। आज होना चाहिए था R.K. डालमिया को। He would have revolutionized the world. Absolutely. तो वो उनको उन्होंने बुलाया, इलस्ट्रेटेड वीकली के उस वक्त वो एडिटर थे, तो वो मिलने गए मेरे फादर को। और मेरे फादर सुबह, उनकी एक आदत थी और मुझे भी कहते थे कि अगर जवान रहना है तो मालिश कराया करो तुम, क्योंकि वो त्वचा जो है वो उस पर रिंकल्स नहीं पड़ते। अब उनके सचमुच में रिंकल्स नहीं थे, न उनके बाल सफ़ेद हुए और न उनके बॉडी पे रिंकल्स कभी आए। तो वो गद्दे पे लेटे रहते थे और 2 लड़के, एक उस तरफ एक इस तरफ, और 2-2.5 घंटे तक
मालिश होती थी। हाँ। तो किसी को भी मिलना उनको होता था या कि कोई आता था अगर गेस्ट मिलने के लिए तो उसको मालिश वाले कमरे में बुलाया जाता था। There was no such परहेज कि वो मालिश करा रहे हैं एक तो गद्दे पे दो लड़के लगे हुए हैं, मालिश हो रही है, तेल लगाया जा रहा है। लेटे रहते थे, 2-3 टेलीफोन आसपास में, तो फोन पे बात करते रहते थे मुलाकातें कर रहे हैं। और मुलाकात तो भेज दीजिए, चाहे कोई भी हो। इसी दरमियान जाते हैं खुशवंत सिंह, तो आए इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर। खुशवंत ने थोड़ा मिर्च मसाला उसमें लगाया होगा, तो उन्होंने कहा कि हम जाके बैठे। सेठ जी वाज गेटिंग हिज ऑयल व्हिच स्प्लैश्ड ऑनटू मी, सम ड्रॉप्स केम ऑनटू मी। वो नहीं हो सकता, हो भी सकता है वैसे, बट नोइंग खुशवंत वो नहीं भी हुआ होगा। एंड ही सेड दैट आई केम बैक थिंकिंग दैट सेठ जी विल कुछ ऐसा सा उन्होंने कुछ व्यंग किया उसके ऊपर कि सेठ जी ऐसे लेट के मालिश करा रहे, मतलब उनका कहने का मतलब कि दिस एक्सेंट्रिसिटी कैन ओनली बी पार्डन्ड इफ यू आर। उसमें कहीं एक जिक्र इस तरह का भी आपने किया था, पब्लिक लेवल पे आपने किया था, तो इसलिए मैं छेड़ रहा हूँ, वरना मैं आपसे जिक्र नहीं करता। इसलिए कि आपने इस तरफ इशारा किया था कि जो आपके बड़े भाई साहब है ध्रुव, वो थोड़ा इश्क फरमाना चाहते थे खुशवंत सिंह की बेटी से। हाँ जी हाँ, तो उनको तो लेकिन दाल गली नहीं, उनको तो सीजनल इश्क हो जाया करता था, तो दाल गली नहीं, वो कहीं मिले होंगे माला से, तो ही फेल इन लव विद हर, तो उनको वो करने लगे। तो कभी वो पूरा एक ट्रक भर के रोजेस भेज दिया करते थे, कभी वो हमारे फादर की एक डालमिया बिस्किट फैक्ट्री थी पटियाला में, तो कभी वो ट्रक भर के बिस्किट्स भेज दिया करते थे। बहुत किया उन्होंने उसके लिए, माला ने घासी नहीं डाली। खुशवंत सिंह ने क्या कहा आपसे कि मैं तुम्हारा, कहा, मुझे यूं देख के कहा कि आई केम दिस क्लोज टू बिकमिंग योर फादर्स समधी एंड टू बिकमिंग दिस क्लोज टू डिजास्टर। वंडरफुल। ये देखिए किस्सा मुझे अच्छा लगा कि हमने ये बात कर ली, थोड़ा हंस लिया आप भी, मैं भी, इसलिए कि मैं देख रहा था आपके चेहरे पे जब वो तकलीफ के आसार आए थे। मैंने उससे समझौता कर लिया। अपनी किताब लिखने के बाद में एक ज़ेन पोजीशन में मैं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जिसने जो भी किया, जितने भी किरदार रहे हमारी लाइफ में, मेरी मदर्स, मेरी स्टेप मदर्स, मेरे स्टेप सिस्टर्स, मेरे फादर, मुझे जैसे विल से बेदखल किया, तो मैंने मजाक में अपने जीजा से कहा कि मैंने कहा मैं फेवरेट थी ना, तो फेवरेट को इस सब पचड़े से दूर रखा उन्होंने, क्योंकि आप सब तो लड़ रहे हो। क्योंकि उनकी डेथ के बाद फिर विल चैलेंज हुआ, फिर वो एस्टेट में सब लिटिगेशन में हुआ, तो मुझे अब तकलीफ नहीं है। आपने मुझे पूछा कि आपको तीन बातें क्या कष्ट, आपने तीसरी बात शायद बताई नहीं। तीसरी बात ये थी, जैसे मैंने कहा बताते बताते बीच में वो छूट गई। मेरे सब स्टेप ब्रदर्स और सिस्टर्स को इन्होंने बाहर भेजा पढ़ने के लिए। मैं रोती रह गई कि मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, नहीं भेजा मुझे। तो जब मैंने हरीलाल के बारे में लिखा, जो गांधी जी के बेटे, गांधी जी के जो सबसे बड़े बेटे कस्तूरबा की कहानी में लिखा, कि मुझे हरीलाल के बारे में लिखते हुए कभी मुझे अपनी कहानी याद आई, कभी मुझे ध्रुव की कहानी याद आई। हरीलाल रोते रह गए। प्राणलाल मेहता ने स्कॉलरशिप दिया गांधी जी को अपने बेटे के लिए, वो लंदन जाना चाहते थे लॉ पढ़ने के लिए, नहीं दी उन्होंने, वो आश्रम के किसी और बच्चे को दे दी स्कॉलरशिप वहाँ जाने के लिए। तो उस बात को कभी कभी मुझे सोचते, हालांकि मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ भी लेती बाहर, तो व्हाट वुड आई हैव डन डिफरेंट देन आई एम नॉट डूइंग टुडे। मे बी आई वुडंट हैव बीन अ राइटर, मे बी वो दुख से, वो स्ट्रगल से, वो दुख से शायद। और आपके लिए कहीं कैथारसिस थोड़ा सा ये हुआ, आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट, आपने मास्टर्स किया साइकोलॉजी। जी तो मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ जब मैं कहती हूँ कि मैंने जैसे जैसे जो मैंने अपनी किताब में लिखा, आई केम टू टर्म्स विद इट। मेरा समझौता है। आपने बहुत ईमानदारी से और मुस्कुरा के और बड़े जिसे कहते हैं ना खासा ऑब्जेक्टिवली लिखा, वरना लोग क्या होता है कि तारीफ़ें करते हैं तो तारीफ़ों को पुल बांधते चले जाते हैं और फिर क्रिटिसिज्म पे आते हैं। आपने उनकी बात करते करते दो बातों की तरफ इशारा कर दिया, और आपकी किताब है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑथर से, नॉवलिस्ट से उसकी किताब के बारे में बात ना करके उसके घर के बारे में ज़्यादा बात हो, वो भी बहुत अच्छा नहीं लगता। आपकी जो दूसरी किताब है, यानी कि फादर डियरेस्ट, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ आर.के. डालमिया, ये तो पहली किताब हुई, और फिर ये है मर्चेंट्स ऑफ डेथ, यानी मौत के सौदागर। एक तरह से वो मेरा जुमला था जो मोदी जी ने ले लिया। मोदी जी ने नहीं लिया, सोनिया गांधी ने लिया। तो मुझे उसका उन्होंने रॉयल्टी देना चाहिए था। वैसे मुहावरा चला रहा, मौत के सौदागर बहुत पुराना मुहावरा है, लेकिन मैंने, अच्छा आपने लिखा था, उसके बाद में उनको आइडिया आया। लेकिन जो मर्चेंट्स ऑफ डेथ कि मैं कहानी का कुछ हिस्सा पढ़ रहा था, और उसमें दिलचस्प बात यह है कि वो इसमें मारवाड़ी ख़ानदान है। जी हाँ। और ये मारवाड़ी ख़ानदान जो है माफियोसी टाइप का, जैसे सोप्रानोस टाइप का। जी हाँ। जिसमें कि ये हथियारों की स्मगलिंग और ख़रीदो फरोख्त करता है, जैसे अदनान खशोगी टाइप, हाँ। जिनका हमने इतना जिक्र सुना। और उसमें आपने खासी तफरीह ली है जी। ये कुछ बदला लिया था मारवाड़ी ख़ानदान से? नहीं, मैं बदला नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि मैं भी तो उसी ख़ानदान की हूँ, तो आई एम एन इनसाइडर।
मैं अपने से खुद से क्या बदला लूँ? मारवाड़ी लोग आपसे मिलते हैं तो कुछ शिकायत तो नहीं करते? सब कहते तो हैं। क्या कहते हैं? कि बस छील डाला हम लोगों को। तो तुमको क्यों छीला? हमने अपने आप को छीला नहीं। पर मेरा ये मानना है कि मैंने लिख के कुछ गलत नहीं किया। पूछते हैं मुझसे लोग कि तुमने क्यों लिखा। जब मैं अपने फादर की बायोग्राफी के लिए रिसर्च कर रही थी, बहुत सारा मटेरियल था मारवाड़ियों के बारे में। अच्छा, हो सकता है डीप डाउन इन माय सबकॉन्शियस, और मैं आपको बिल्कुल आज ट्रूथ कन्फेशन की तरह बोल रही हूँ, क्योंकि मारवाड़ी सोसाइटी ने हमारी मदर को शन किया। उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी मेरी मदर माँ नहीं आती थी मारवाड़ी खानदान से? उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। मेरी मदर उदयपुर की थी जी, तो वो मेवाड़ी हैं, लेस मोर ऑफ अ मारवाड़ी देन माय अदर स्टेप मदर्स। एक कायस थी, एक बंगाली थी, एक सिख थी। तो लेकिन आई थिंक बाय द टाइम मेरी मदर की शादी हुई, तब तक लोग इतने जूझ, मेरे फादर की फैमिली के, हमारी दादी और इनके ब्रदर्स वगैरह, वो सब इतने तंग आ गए थे कि ये तो हर साल एक नई शादी कर लेते हैं और एक नई स्त्री ले लेते हैं और एक नया घर बसा लेते हैं। तो उन्होंने हमारी मदर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो उनको, मेरी मदर को ये लगता था कि मारवाड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड, क्लैंडस्टाइन, एक जिसको बोलें आउटसाइडर को नहीं एक्सेप्ट करते, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घमंड है इन लोगों में। तो कहीं वो क्योंकि कहती रहती थी, तो हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस में वो घुस गया हो कि मारवाड़ीज डिड नॉट एक्सेप्ट अस एंड वी वर ऑलवेज द आउटकास्ट। जज्बे इंतकाम के तहत आपने एक ऐसा नॉवेल लिख डाला। फिर उसको इंतकाम हो सकता है, इट कम्स ऑफ एज एन इंतकाम, लेकिन मेरे पास मटेरियल इतना था ऑन मारवाड़ीज एंड ऑन वो दिलचस्प नॉवेल चला। अब मैं तीसरी किताब की तरफ आता हूँ, इसलिए कि वही लेटेस्ट किताब है, 2016 में आई है, खासा जिक्र रहा। उसमें आपने गांधी जी को नहीं बख्शा। उसमें देखिए क्या है कि सेक्सुअली ड्रिवन, ये आप कुछ इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करती हैं गांधी जी के बारे में, ख़ास तौर पर जो हरीलाल के हिसाब से उन्होंने ये भी आपने दिखाया कि किस तरह से ख़राब बाप साबित हुए, और कस्तूर या कस्तूरबा, उनको कितनी जहनी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये सही बात है, मतलब किसी हद तक जो आपने रिसर्च की कि जी, क्या जी। मैं जब कस्तूरबा, एक्चुअली कस्तूरबा के बारे में लिखने के लिए मुझे नमिता गोखले ने 2003 में कहा था, जब फादर डियरेस्ट निकली थी, कि यू आर रेडी फॉर इट, आई थिंक यू नीड टू डू अ बुक ऑन कस्तूरबा। और आर.के. डालमिया की कहानी लिखने के बाद कस्तूरबा के बारे में सोच के मुझे लगा कि इतनी फीकी सी ये कहानी है, और ये इसको पढ़ेगा कौन? आफ्टर रीडिंग अबाउट माय फादर कस्तूरबा तो बिल्कुल मैं कर ही नहीं पाऊंगी। द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा। सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा, वो तो खैर बाद में इसमें से किताब निकला। फिर मैंने मर्चेंट्स ऑफ डेथ लिखी, तो फिर वो एक हेडीनेस, एक वो नशा हो जाता है ना कि अब क्या लिखें, राइटर को चाहिए कुछ ना कुछ टू स्टे ऑन द इन द लाइमलाइट। फिर मैं कस्तूरबा के बारे में जब मैं पढ़ने लगी, तब मुझे लगा कि इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कस्तूरबा के बारे में, कोई जानता ही नहीं कस्तूरबा थी क्या। और धीरे धीरे, और कुछ है ही नहीं लिखा हुआ कस्तूरबा के बारे में। गांधी जी के बारे में तो लाखों पेज लिखे गए हैं, और कस्तूरबा को सब भूल गए। वो 3-4 बुक कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको पहली बार शायद आपको लगता है किसी ने हाईलाइट किया हो कस्तूरबा गांधी के बारे में? कस्तूरबा गांधी के बारे में हाईलाइट, वैसे तो सब कुछ गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, जो उन्होंने कस्तूरबा के साथ में दुर्व्यवहार किया, जो उन्होंने कस्तूरबा के साथ में जो उसको इल ट्रीट किया, वो सब कुछ उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में। और लोग मुझे ये भी कहते हैं कि फिर अगर किया तो उन्होंने कहा भी, कन्फेस भी किया। मैंने कहा कन्फेस करने से तकलीफ़ कम नहीं होती है। सबसे पहले तो मुझे सबसे चीज़, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं मालूम था कि कस्तूरबा गांधी जी से ज़्यादा रिच परिवार से थी। उनकी फैमिली एक बड़े संपन्न क्लॉथ मर्चेंट्स थे पोरबंदर में, गुजराती क्लॉथ मर्चेंट। गांधी जी की फैमिली इतनी रिच नहीं थी जितनी एक तो ये बात हुई, और जो नई बात आपके दूसरी कहानी चीज़ें जो मुझे मालूम चली, जो कस्तूरबा से रिलेटेड, कि गांधी जी का जितना भी एक हाईली सप्रेसिंग, कंट्रोलिंग जो गांधी जी का व्यवहार था, मुझे आइडिया नहीं था कि कस्तूरबा को इतना इन्होंने, गांधी जी ने सप्रेस और कंट्रोल करने की कोशिश की। और तीसरी चीज़, जब एक अमित शाह ने अभी जुमला बोला था ना, गांधी जी चतुर बनिया थे, मैं 100% उनसे सहमत हूँ। गांधी जी बनिया भी थे और चतुर भी थे। तो जहाँ उनको लगता था कि यहाँ कस्तूरबा का रोल ठीक रहेगा, जैसे औरतें घरों से बाहर निकलती नहीं थी फ्रीडम मूवमेंट में, तो जहाँ उनको लगता था कि उनको अब वो घर की औरतों को जुड़ाना है मूवमेंट में, क्योंकि अगर अंग्रेज़ों से हमको आज़ादी चाहिए तो पूरा हिंदुस्तान इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चा, औरत, बूढ़ा, माँ बाप सब, तो कस्तूरबा को आगे कर देते थे। जब स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, सबसे पहले कस्तूरबा ने जाके अपनी साड़ी जलाई
वो साड़ी जलाते हुए उनको दुख भी हुआ कि बड़ी खूबसूरत सी सिल्क की साड़ी थी, गोखले जी ने उनको गिफ्ट दी थी वो। तो वो कहती हैं कहीं ना कहीं कि ये कि इट पेन्ड मी टू बर्न द साड़ी। तो और फिर दूसरी चीज़ मुझे लगता था कि कस्तूरबा, जो मुझे एक्चुअली सरप्राइज़ हुई कि इतनी ज़्यादा पैशनेट और इतनी ज़्यादा आउटस्पोकन, बोल्ड, करेजस लेडी थी, जो कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं उनके बारे में, कभी किसी ने हाईलाइट ही नहीं किया कस्तूरबा के बारे में ये। और ऐसा नहीं है कि चुपचाप सह जाती थी, लड़ती थी गांधी जी से बराबर। तो मैं कहती हूँ ये कि ये एक तो जो मेरी कहानी है वो कस्तूरबा की कहानी और मोहनदास की कहानी है, वो महात्मा की कहानी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि कस्तूरबा अगर नहीं होती तो गांधी जी महात्मा नहीं बन सकते थे। फिर छोटे छोटे कई वाक़े हैं जो कि मुझे नहीं मालूम थे कि 2 लड़कियों के उन्होंने बाल काट दिए। वो एक छोटी सी कहानी है। मनीलाल जो उनका सेकंड बेटा था, वहाँ साउथ अफ्रीका में आश्रम में, तो सबको अपना अपना काम करना पड़ता था। तो जल्दी से आपको वो किस्सा बताती हूँ। तो 2 लड़कियाँ थी, आश्रम के सब बच्चे आपस में खेलते थे। वहाँ पे एक लाइक छोटी सी नदी थी जो उसके थ्रू बहती थी। तो ये मनीलाल को एक लड़की से प्यार हो गया, उनके साथ में वो वही 20 साल का मनीलाल, 18 साल की वो लड़की। आप सोच सकते हैं कि उनका थोड़ा बहुत वो रहा होगा वहाँ। तो एक दिन पानी में वो तैर रहे थे, तो किसी दूसरी लड़की का उन्होंने ऐसे हाथ उसके बाल पे या सिर पे ऐसे कुछ हाथ रखा, तो एकदम से घबरा गई वो, और उसने जाके और बापू से शिकायत कर दी कि मनीलाल कल तो ललिता के साथ था और आज मेरे बालों को उसने ऐसे ऐसे किया। बच्चियाँ थी सबको, एक 16 की, एक 14 की ऐसे। तो उनको रात को समन किया गया। गांधी जी नीचे बैठे थे गद्दे पे, मसलन लगे हुए थे दोनों, एक तरफ चंदा बैठी थी, एक तरफ ललिता बैठी थी, दोनों रो रही थी। मनीलाल आए, घबराहट से भरे हुए थे। उन्होंने कहा बस आज तो हमारा हो गया हमारा। कि गांधी जी बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा। चीनी नहीं खाने देते थे आश्रम में। किसी बच्चे को ज़्यादा एक बार बा ने चीनी खिला दी तो पब्लिकली उनको उन्होंने इंसल्ट किया कि चोरी हो रही है चीनी की, एंड मिसेस गांधी स्टीलिंग द शुगर। एनीवे, तो वो रो रही थी दोनों, और ये आए गुस्से से भरे हुए थे। गांधी जी एकदम मुंह उनका कुमलाया हुआ था। तो पूछा मनीलाल से, व्हाट इज़, यू टेल मी व्हाट हैपेंड टुडे। तो मनीलाल रोने लगे। तो अब मैं पेनेंस में बैठूँगा। गांधी जी की आदत थी ना, वैसे ये आदत हमारी माँ की भी थी कि हमको पनिश करना चाहती थी तो खाना छोड़ देती थी। तो ये उस ज़माने के लोग खाना छोड़ देते थे पहले, अपने आप को तकलीफ पहुंचाते थे। हाँ, गांधी जी ने तो पूरा आंदोलन लड़ा खाना छोड़ के। एनीवे, तो उन्होंने कहा कि अब आई हैव टू सिट इन पेनेंस, अब मैं फास्ट करूँगा। दोनों बच्चे रो रहे, नहीं हमको पनिश कीजिए, हमको पनिश कीजिए। ललिता कह रही है हमारी गलती हुई, चंदा कह रही है मुझसे गलती हुई, और मनीलाल रो रहे हैं। तो ये सब चलता रहा 5, 7, 10 मिनट। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा तुम बताओ मनीलाल, व्हाट इज़ इट दैट मेड यू सिन। तो मनीलाल ने कहा कि बापू इट वाज हर हेयर। उस लड़की के बड़े खूबसूरत से लंबे काले बाल थे। तो उन्होंने कहा कि तो फिर इस चीज़ को तो जड़ से काट देना चाहिए, तो लाओ कैंची लाओ एक। वहीं बैठे हुए कैंची मंगाई गई और दोनों बच्चियों के बाल काट दिए गए। अब मेरा दिल दहल गया ये सोच के, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि औरत का जो आभूषण है वो बाल है। मेरे बाल 10 बार मैं ऐसे कर चुकी हूँ, अगर ज़रा सा भी बिखर जाते तो मुझे लगता है एक मेटाफर है बैड हेयर डे। आप सोच सकते हैं कि एक पूरी एक आइडेंटिटी, एक सेल्फ अश्योरेंस, एक औरत का मेन आभूषण उसके बाल हैं, काट दिए गए। इट वॉज वर्स देन स्ट्रिपिंग देम। रोई दोनों, जो वो बा एकदम अंदर कमरे में घुसी और देखे बाल, वहाँ तीनों बच्चे रो रहे। उठाया, दोनों बच्चों को बाहर ले गए और घूम के कहते हैं कि आप भूल गए 20 साल में आप क्या थे, आपको तो सिर्फ सेक्स चाहिए था और कुछ नहीं। ये कहती और मनीलाल ने कहा, उस वक्त मनीलाल को सज़ा दी गई कि 12 साल तक आप ब्रह्मचर्य का वाव लेंगे, और आश्रम से उनको निकाल दिया गया। ये सब बातें मैंने पढ़ी, आई वाज, और ये सारी बातें आपकी जो किताब है द सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा उसका हिस्सा भी बनती है। यहाँ पे ज़रा सा ये भी बता दीजिए, पहली किताब आपकी किसने छापी? रोली बुक्स ने जी। और फिर दूसरी किताब मर्चेंट्स ऑफ डेथ छापी थी हरानंद पब्लिकेशन में। उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी पब्लिशर ढूंढने में, बिकॉज इट वॉज क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल, और कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो पावरफुल लोग हैं, हो सकता है उन्होंने भी कुछ न चाहा हो कि वो किताब छपे। तो हरानंद वो मेरे एक फ्रेंड की है। और तीसरी किताब अब अमेज़ॉन ने ख़रीद ली है, वो वेस्टलैंड बुक्स, वेस्टलैंड ट्रैंक्वे बा, उन्होंने छापी।
अच्छा, इन तीनों किताबों में से कुछ 2 का हिंदी में अनुवाद हुआ है शायद, या एक का हुआ? सीक्रेट डायरी ऑफ कस्तूरबा का हिंदी में अनुवाद हुआ है और 2-3 लैंग्वेजेस में और होने जा रहा है। हिंदी में जो अनुवाद किया है यात्रा बुक्स ने छापा है। ने किया है। नीलिमा, आपसे बहुत बातें हुई, लेकिन एक बात थोड़ी सी रह गई है। आपके नाम में लिखा जाता है नीलिमा डालमिया आधार, बल्कि बहुत सारे लोग तो उसे अधर ही पढ़ देते हैं लेकिन मुझे पता है कि आधार है। तो हिंदुस्तान में बहुत से लोगों के पास में आधार कार्ड है, लेकिन आपके पास में आधार कार्ड भी है और आधार भी है ये मिस्ट्री क्या है? कई लोग मुझसे सवाल ये करते हैं कि आधार कार्ड आप ही का है क्या? और आजकल क्योंकि आधार कार्ड से इतनी तबाही मची हुई है कि हर एक को बैंक अकाउंट और फ़ोन नंबर और वो सब लिंक करना पड़ता है, तो मुझे कहते हैं ऐसी तुम्हारे सरनेम ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है। तो लेकिन उसकी कहानी ये है कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड अमिताभ के फादर रामाधार जी, ही वाज अ गांधीयन और गांधी आश्रम में ही पले बड़े। और इत्तेफाक देखिए कि गांधी जी के वो स्टॉन्च फॉलोअर, मतलब लिटरली गांधी जी को भगवान मानने वाले, वो जिंदा होते। उनका नाम था रामाधार। तो वो जिंदा होते तो मेरी किताब शायद मैं छाप नहीं पाती लेकिन तो उन्होंने, क्योंकि गांधी जी जातिवाद को ख़त्म करना चाहते थे, तो सरनेम लगाने नहीं देते थे। तो जितने गांधी आश्रम में से लोग निकले तो गुप्त लगाते थे, लेकिन हटा दिया उन्होंने। तो जब अमिताभ और मेरी इनकी सिस्टर वंदना, जब स्कूल में उनको दिल्ली में दाखिला देना, एडमिशन लेना था, तो बिना सरनेम के तो उन्होंने कहा कि इनके तो एडमिशन हो ही नहीं सकता, सरनेम लगाइए। तो उन्होंने अपने नाम का आधा हिस्सा आधार इनके नाम से। आपके हस्बैंड का नाम है अमिताभ आधार। हाँ। और मैं उनको जानता हूँ, और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि वो यहाँ, मेरे ख्याल से 98 की बात है, उससे पहले की बात है, 98 तक तो वो थे राजनीति में थोड़ा बहुत। मुलायम सिंह की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उसमें वो ट्रेजरर भी रहे और प्रेस सेक्रेटरी वगैरह भी रहे। और मुझे उन्होंने याद दिलाया कि जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे और लंदन आए थे, तब वो उनके साथ आए थे। तो मैंने उनको याद दिलाया कि मुलायम सिंह जब BBC हिंदी सर्विस में आए थे, तो मैंने उनका एक लंबा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था जी। और जरूर अमिताभ कहीं बैकग्राउंड में खड़े होंगे। हाँ ज़रूर। तो इस तरह से हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट किया, लेकिन आधार नाम की मिस्ट्री खुल गई जी, इसलिए कि लोग ये कहते थे अधर कौन है, आधार कौन है जी। और एक लंबे अरसे से आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मेरी 1975 में मेरी शादी हुई थी। मतलब ये कि हैप्पीली मैरिड अपने बच्चों के साथ। अगर वो कोई आप नानी बनी है, दादी बनी है? मैं नानी भी हूँ और दादी भी हूँ। वाओ नीलिमा, कांग्रेचुलेशन, फैंटास्टिक। एक फुल सर्किल है। नीलिमा डालमिया आधार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया आज आपके साथ ये बातचीत करने के बाद। थैंक यू, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। cineinc.com